जैन स्टूडेंट, आज की क्लास में बेटा हम क्या करेंगे? आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस जीके क्वेश्चंस। बिकॉज बहुत बार बच्चे एमएनएस की जो प्रिपरेशन करते हैं वो किस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको जीके में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ट्रबल करती है, वो है ये सारे मिसलेनियस क्वेश्चन। क्योंकि बेटा जब हम क्लास में पढ़ते हैं ना तो हम एक सेट सिलेबस को पढ़ते हैं, है ना? आपने स्टैटिक जीके पढ़ लिया, आपने ज्योग्राफी कर ली, आपने इकोनॉमिक्स कर ली थोड़ी बहुत, आपने हिस्ट्री कर ली, आपने पॉलिटी कर ली, करंट अफेयर्स भी कर लिए। बट जब हम पेपर देखते हैं तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ऐसे मिसलीनियस क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से पॉप अप होते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ओके, तो ये जो सेशन हम अभी लेने वाले हैं, एक इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे बेटा, सेशन वाइज 20 ऐसे इंपॉर्टेंट मिसलीनियस क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप, मुझे लगता है कि आपके पेपर में उनके वो सेम तो नहीं बट उनके अराउंड कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ओके, तो बस मेरी एक चीज जरूर याद रखना कि वेन एवर यू आर सॉल्विंग दीज एमसीक्यूज, तो डोंट वरी कि आप मिस्टेक करते हो या आपसे गलत हो जाता है। बिकॉज एक बात याद रखना बेटा कि योर मिस्टेक्स इंक्रीज योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपीरियंस डिक्रीजेस योर मिस्टेक्स। समझ में आ गया? तो आप जितनी गलतियां करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी आपकी लाइफ में गलतियां रहेंगी। ओके, तो आपको नंबर वन क्या करना है, यू हैव टू डू मिस्टेक सो दैट यू कैन गेट एक्सपीरियंस एंड यू कैन इम्प्रूव बिफोर योर एग्जामिनेशन। सेकेंड थिंग, नो नीड टू बी स्मार्ट। ठीक है ना? आपको स्मार्टर नहीं बनना है, आपको डिसिप्लिन बनना है बेटा। तो अभी आपको पता है कि सम जल्दी ही आपका एमएनएस का पेपर निकलने ही वाला है, फेब में नहीं निकलेगा, मार्च में, मतलब हो ही जाएगा आपका, विद अप्रैल मई जून तक तो हो ही जाना बेटा। तो आपको अभी डिसिप्लिन रखना है अपने आप को और आपने कोशिश करनी है कि आपने जितना भी पढ़ रखा है उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करें। दिस इज वेरी नेसेसरी, रिवीजन इज वेरी नेसेसरी, हाउ यू डू योर वे ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझे बोलोगे, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करोगे, तो आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन रिवाइज योर मटेरियल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज मिसलेनियस क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ साथ में बेटा आप आंसर भी देना, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है बेटा हमारा कि फेमिनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट, है ना? कि जो फेमिनिज्म है वो इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी के साथ रिलेट करता है? फासिज्म के साथ, कम्युनिज्म के साथ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ और लिबरलिज्म के साथ। तो बेटा फासिज्म के साथ तो करता नहीं है। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में आपका जो नाजी हिटलर था, दैट इज द फासिज्म। ठीक है, वो डिक्टोरियल थिंकिंग थी उनकी, तो वो फासिज्म हो गया। कम्युनिज्म आपका चाइना में, रशिया में, इस तरह की बड़ी सारी कंट्रीज में जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ये यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल जो है वो, सोशलिज्म, कम्युनिज्म इज अ काइंड ऑफ अ सोशलिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ बेटा ये फेमिनिज्म वर्ड रिलेट करता है, जो एक्चुअली में यूके में एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ये बिलीव करती थी कि देयर मस्ट बी द ग्रेजुअल शिफ्ट, कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए बट वो ग्रेजुअल होनी चाहिए, वो स्लो होनी चाहिए, सो दैट द बेनिफिट ऑफ द डेमोक्रेसी मस्ट बी रीच टू एवरीवन। ठीक है, और लिबरलिज्म तो आप समझ, लिबरलिज्म के साथ ये नहीं रिलेट करता है। लिबरलिज्म इज अ स्पेशल काइंड ऑफ, एक आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जहाँ पे लिबरल होने मतलब लिबरल होना चाहिए, और रिलीजन मस्ट लिव पीसफुली। ठीक है, एक एज के बाद राइट टू वोट मिलना चाहिए, तो थोड़ा इस तरह का लिबरलिज्म होता है। तो ये जो आपकी पर्टिकुलर थिंकिंग है, दिस इज रिलेटेड विद द डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो ब्रिटेन में एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करी थी। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हु सेड कि मैन इज अ सोशल एनिमल बाय नेचर। बाय नेचर जो है हम एक सोशल एनिमल है। ठीक है, वैसे तो आप बायो के स्टूडेंट, आपको पता है वी ऑल आर एनिमल, काइंड ऑफ एनिमल, बट हम सोशल है, सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर करते हैं, खाना खाते हैं तो एटिकेट्स मैनर शो करते हैं, फैमिलीज में रहते हैं। ठीक है, एंड द फीलिंग हमारे एक पॉलिटिकल भी हम एक एनिमल है। ठीक है, पॉलिटिकली हम चाहते हैं सिस्टम हो, डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो। ये बोला किसने था बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस इज सेड बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। ये जो एक, ये आपका सबसे ऊपर, एरिस्टोटल जो था बेटा वो प्लेटो का डिसाइपल था, स्टूडेंट था। प्लेटो जो था वो सोक्रेटिस का स्टूडेंट था। तो ये जो एक गुरु शिष्य की एक लीग है ना, मतलब बेस्ट है। अगर आपने जिंदगी में सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल को नहीं पढ़ा ना बेटा, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आफ्टर क्लियरिंग योर एमएनएस एग्जाम ये तीनों को आपने जरूर पढ़ना, बहुत अच्छे गुरु शिष्य थे ये तीनों।
सोक्रेटिस भी था एंड में, ओके, देखा ही नहीं हमने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द फर्स्ट यूनिफाइड थिएटर कमांडेड बाय द इंडियन डिफेंस फोर्स हैज बीन सेटअप। ये थिएटर कमांड होती क्या है बेटा? आप थिएटर कमांड से एक चीज समझ सकते हो कि जितने भी थ्री फोर्सेस हैं आपकी, है ना, थ्री फोर्सेस में आपका कौन सा आता है बेटा? एक आपकी जो एयर फोर्स आती है, ठीक है, आपकी फिर नेवी आती है, और एक आपकी कौन सी आती है? आर्मी आती है। तो ये तीनों फोर्सेस कोलैबोरेटली से कमांड बनाएंगे विच इज नोन एज अ यूनिफाइड थिएटर कमांड। टोटली इसको कितनी कमांड्स बनाने का प्रपोजल है? 5 कमांड्स का। इसको विपिन विपिन रावत जी ने, जो अभी शहीद हो चुके हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली इसको फेवर किया था कि नहीं 2020 में कि होना चाहिए, ठीक है। तो पहली जो हमारी ओपन हुई थी बेटा, दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे क्या रहता है, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा रिवोल्ट हो जाए या वॉर, स्पेशली वॉर हो जाए, तो ये तीनों फोर्सेस इकट्ठा मिलके जो है उस वॉर को फेस कर सकती हैं। अदरवाइज हमें आर्मी की जरूरत है, वहां नेवी या तो हम सिग्नल भेजेंगे, वो आएंगे, तो एक क्योस क्रिएट हो जाता है। उस क्योस को दूर करने के लिए बेटा ये यूनिफाइड थिएटर मतलब जो कमांड है, इसका प्रपोजल जो था वो दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो थी वो कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कॉम्बिनेशन? वैसे आपको पता है रीजनिंग में ऐसे ऑड मैन आउट टाइप के क्वेश्चन आपको आते ही रहते हैं। इस क्वेश्चन में आपने मुझे बताना है कि इसमें से ऑड कॉम्बिनेशन बेटा कौन सा है, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम फासिज्म, ये तो मैंने अभी आपको पीछे बता दिया, डिक्टेटरशिप यहाँ पे रहती है ना। इसमें एग्जाम्पल में आप मुसोलिनी ऑफ इटली, हिटलर ऑफ जर्मनी, नाजी जर्मनी, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअलिज्म को। तो इंडिविजुअलिज्म जो है यहाँ पे, वैसे बेसिकली हम सबको देख लेते हैं, ये हमें लग रहा है कि गलत है। आईबीआरडी को हम देख लेते हैं बेटा। तो आईबीआरडी जो है एक्चुअली में ये ओल्ड नेम था किसका? वर्ल्ड बैंक का, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक जो 1944 में सेटअप हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, कब सेट हुआ था बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको ये दोनों ही वॉर्स की डेट पता होनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके रिवॉल्व अराउंड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो बट बेटा इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो 1914 टू 1918 में चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 में चला, ठीक है। तो 1944 में जो यूरोपियन नेशन थे और अमेरिका जो था वो बहुत एक तरह से उन्होंने देखा कि हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल डूब गई थी। तो उन्होंने आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वो सेटअप किया। और उसका मेन मोटिव क्या था? लोन्स देना। लोन्स किसको देना? द कंट्रीज जो अभी, कभी आपने इमेजिन किया है कि 1945 के बाद सारे देश आजाद 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 होने शुरू हो गए थे? उसके और भी बड़े सारे कारण है, बट ये भी एक कारण है, ठीक है ना। इनको लगा कि इनको फ्री करो और इनको लोन दो, इनसे उसके बदले में रिसोर्सेज चीप रेट पे लो, और इनसे लोन के ऊपर आप वो जो इंटरेस्ट भी लो, सो दैट यूरोपियन इकोनॉमिक्स और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो सके। महात्मा गांधी तो आपको पता है नॉन वायलेंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें करेक्ट जो लगता है कि इसमें से मतलब ये कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। इंडिविजुअलिज्म, स्टेट कंट्रोल। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है सेल्फ गोल, है ना, अपने पे खुद कंट्रोल, अपने डब। इंडिविजुअलिज्म इज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो स्टेट कंट्रोल तो यहाँ पे आ नहीं सकता। तो दिस इज द रॉन्ग, ये कॉम्बिनेशन जो है बेटा यहाँ पे ऑड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन डे, आजकल तो वैसे भी नेशनल इंटीग्रेशन, पैट्रियोटिज्म, है ना, इस सब की बहुत ज्यादा बात होती है। हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते बेटा। हम पैट्रियोटिज्म पे हम बड़ा कुछ बोलते हैं, उसकी देशभक्ति अच्छी नहीं है, मेरी देशभक्ति अच्छी है, वो देश के लिए ऐसा सोचता है, मैं ऐसा नहीं है। वी कांट डिसाइड दिस। हर एक का अपना नेशनल इंटीग्रेशन का, ये पैट्रियोटिज्म का वे होता है, बस उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन है बेटा कि नेशनल इंटीग्रेशन डे कब ऑब्जर्व होता है? डेट देखो, 30th। आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। जनवरी 30 को होता है, मई 21 को होता है, अक्टूबर 30 को होता है, नन ऑफ दिस। तो मुझे लगता है कि आपका करेक्ट आंसर रहा होगा यहाँ पे नन ऑफ दिस। देन व्हाट इज द डेट फॉर दिस? तो इसके लिए डेट कौन सी है बेटा जब हम ये सेलिब्रेट करते हैं? कौन सा बोला आपको मैंने? नेशनल इंटीग्रेशन डे। तो इसकी डेट कौन सी रहेगी बेटा? 19 नवंबर। तो बेटा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 19 नवंबर 1917 को उनका बर्थ हुआ था। तो उनकी जो बर्थ डेट है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको क्या है?
1917 को उनका बर्थ हुआ था ना, और 1971 को उनको अवार्ड मिला था, कौन सा? भारत रत्न अवार्ड। तो आप समझ सकते हो, आपको ये याद करना बड़ा इजी है ना, कि 1917 को उनका बर्थ हुआ था, 1971 को उल्टा उल्टा करोगे तो आपका बन भी जाएगा। उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल इंटीग्रेशन डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च्ड ऑन 26 जुलाई 2009? ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है बेटा दैट इज आईएनएस अरिहंत, है ना। आईएनएस अरिहंत को हमने 26 जुलाई 2000 इसको 9 को एक तरह से बोल सकते हैं कि लॉन्च करा था। एंड दिस इज द 10th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल दिवस, है ना, कारगिल डे और कारगिल वॉर, सॉरी, विच इज ऑल्सो नोन एज विजय दिवस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विजय दिवस बोलते हैं। तो कारगिल जो वॉर थी उसकी 10th एनिवर्सरी थी, उस पे हमने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च करा था। एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री। उस टाइम में जो होते थे आपके मनमोहन सिंह जी ने इसको बेटा लॉन्च किया था। ठीक है, मनमोहन सिंह इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और अगर वॉज बोलूं कि उस टाइम के बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनमोहन सिंह को मोहन सिंह करके बोलते नहीं थे, बट इतना हाईली एजुकेटेड पर्सन इन इकोनॉमिक्स, जो जिसको कि वर्ल्ड के भी लोग मानते हैं, हमारे अपने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर उनको मानते हैं कि इज इंटेलिजेंट, वो क्या आम आदमी से क्या बात करेगा। ठीक है, ओके, तो ये बेटा इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे कि मैम कैसे? क्वेश्चन है कि कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना टुक प्लेस इन। ये कल्चरल रेवोल्यूशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, ये कौन से ईयर में होता है? पहले हम इसको ईयर को देख लेते हैं, बिकॉज अगर आपको पता है तो आप लिख दो बेटा, अदरवाइज आई टेल यू। 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन ऑफ चाइना जो था बेटा वो हुआ था। ठीक है, ये कल्चरल रेवोल्यूशन जो हुआ था, इट वॉज डन ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ वन ग्रेट लीडर ऑफ चाइना जिनका नाम था माओ। ठीक है, मोइस्ट जो आइडियो, जैसे हमारे यहाँ पे नक्सलीज है, नक्सलवादी है, वो भी इन्हीं की आइडियोलॉजी पे वर्क करते हैं। कम्युनिस्ट पीपल है, कम्युनिस्ट थिंकिंग है। कम्युनिस्ट थिंकिंग में क्या होता है कि स्टेट सबसे ऊपर है, ठीक है, और उसके बाद जो है इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये सब कुछ जो है ना, ये प्राइवेटाइजेशन को वो बिल्कुल डिस्करेज करते हैं। तो कल्चर रेवोल्यूशन जो है वो 1966 में हुआ था बेटा चाइना में, और इसका जो लीडर था बेटा वो कौन था? इसका लीडर जो था दैट वाज माओ जेडोंग। इनका नाम आप लिख लेना। ठीक है, माओ जेडोंग हु इज द चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन है वो किसका? ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एट दैट टाइम। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वो चेयरमैन थे जब ये रेवोल्यूशन हुआ था। और उसी के साथ में आप लिखेंगे बेटा फाउंडर। ठीक है, बहुत चाइना के बारे में वैसे भी आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वाज अ फाउंडर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि ये रेवोल्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है। सम कभी कभी इसको रेड रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, बट बेसिकली इट इज नोन एज कल्चरल रेवोल्यूशन। जो माओ वहां के बहुत बड़े सेंट मानते थे उनको, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, उनकी आइडियोलॉजी पे बेटा ये रेवोल्यूशन हुआ था। इंडिया में भी हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इवन अब तो तेलंगाना तक इनकी जड़ें जो है वो जाती जा रही है। नक्सलीज आपने सुना होगा, जिसको मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो नक्सलवाद है ये हमारे देश का सबसे बड़ा आंतरिक खतरा है बेटा। ठीक है ना, एक तो मिलिटेंट होता है जो बाहर से आके अटैक करते हैं, वो विद इन अ कंट्री, और इनकी अपनी अपनी डिमांड्स है, गवर्नमेंट को थोड़ा कन्फ्रंट इनको करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है नेम द इन्वेंटर ऑफ एटीएम। एटीएम के इन्वेंटर कौन थे बेटा? एटीएम के इन्वेंटर थे जॉन शेफर्ड बैरन। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इस तरह मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए डाला है, आपके माइंड में ये बात याद रहनी चाहिए कि इस तरह के जो इन्वेंटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके एटीएम से साथ जो भी क्वेश्चन रिलेटेड है, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या तो आप कितने टाइम एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, है ना, इसके कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बड़े ही मिसलीनियस से बन जाते हैं। आप साथ में लिख लो, इनको फाइंड आउट करो, अदरवाइज आगे फर्दर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उनमें ये सारी इंफॉर्मेशन को डालने की बेटा कोशिश करेंगे। ठीक है,
ये जो पर्सन थे बेटा वो कौन थे? ही वॉज ब्रिटिश, ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मैन थे बेटा। कभी कभी ये क्वेश्चन पे पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, डिस्कवरर है या इन्वेंटर है या फिर कोई साइंटिस्ट है या कोई भी है, लीडर है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो माइंड में आपने ये वाली बात भी बच्चे याद रखनी है। स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बोल देती हूँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको डाल दिया कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के कौन थे। वैसे पहले आई टेल यू द आंसर इज रॉबर्ट वालपोल, है ना। रॉबर्ट वालपोल जो थे बेटा वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। नियरली अबाउट 1721 में वो पीएम बने थे और 20 ईयर्स तक वो ब्रिटेन के, है ना, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे थे बेटा, ठीक है। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज वॉशिंगटन आपके यूएसए के थे, लियाकत अली खान पाकिस्तान के थे। इस तरह से आपको अपनी नेबरिंग कंट्रीज के और सम इंपॉर्टेंट कंट्रीज, 21 कंट्रीज या 15 कंट्रीज होती हैं बेटा जिनके आपको एमएनएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर वो कंट्रीज जो कि इस टाइम न्यूज, जैसे रशिया का आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, यूक्रेन का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाइना का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़े जर्नल से, जर्नल की। अब क्वेश्चन क्या पूछेंगे? चाइना की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, रशिया की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहां के प्रेसिडेंट कौन है, यूक्रेन में व्हाट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट है, व्हाट इज द इशू, फिर यूक्रेन में नाटो आ गई है, वो रिलेटेड है। तो इस तरह से आपके ना क्वेश्चंस बनते हैं, वो करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हो बेटा, वाहियात ये वो, ऐसा नहीं पढ़ना कुछ भी। इसी के रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं को आपने स्टडी करना है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कंट्रीज की पार्लियामेंट कौन सी है, पहला यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, ठीक है, और कैसे इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री रही, इनकी इनकी स्पोर्ट्स कौन सी है, नेशनल स्पोर्ट्स कौन सी है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे हम इनको सॉल्व भी करेंगे इस सीरीज में। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हाउस इज लोकेटेड है। वैसे इंडियन हाउस तो आपको न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, लंदन में, न्यूयॉर्क में। तो वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, जो इंडियन हाउस है दैट इज इन लंदन। ओके, लंदन में ये इंडियन हाउस स्पेशली बना था किसके लिए? उस टाइम में आपको पता है कि जो इंडिया था दैट वाज अंडर, किसके अंडर था बेटा? वो ब्रिटेन के अंडर था, ठीक है। तो ये लंदन हाउस जो था वो 1905 में बना था। 1905 में आपको याद है बंगाल पार्टीशन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने करा था। फिर यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे आप थोड़ा सा हिस्ट्री को भी बीच में ला सकते हो कि उस टाइम में इंडिया में क्या हो रहा था। तो ये लंदन हाउस बेटा इंग्लैंड में बना था, जो इंडिया से इंग्लैंड में, मतलब वहां पे ब्रिटेन में जाते थे रेवोल्यूशनरीज टू काउंटर द ब्रिटेन देयर। वहां पे वहां की गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को सुनाने के लिए कि हमारे देश को आजाद करो। तो उसके लिए बेटा ये लंदन हाउस जो था वो फॉर्म हुआ था। और ये फाउंड किसने किया था? आप इनके फाउंडर का नाम जरूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित श्यामा कृष्णा वर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने ये बनाया था लंदन हाउस। ही वॉज फ्रॉम कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, ठीक है। और कितने डेडिकेटेड थे बेटा ये देश के लिए, क्या इनकी सोच हुआ करती थी कि सबको यहाँ पे आना है। कहते हैं कि ये लंदन हाउस में जो गांधी जी थे वो वीर सावरकर जी से यहाँ पे मिले थे। तो कितने ऐसे रोचक तथ्य होते हैं, सॉरी, जो हमें सुनने को मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज कि डॉटर ऑफ शेम इज अ बुक रिटन बाय। वैसे आपको पता है बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसको बांट लो, है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपकी है उनको छांट लो, कितनी याद करोगे आप। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई? बिकॉज इट इज रिटर्न ऑन द कंडीशन ऑफ द वुमेन, इंडियन वुमेन, स्पेशली जब उनको फोर्स मैरिज में डाला जाता है, जिनका घर में एक्सप्लॉइटेशन होता है, कैसे वो चार दीवारी के अंदर बंद रहती है, लाइक दैट। ओके, तो ये बुक लिखी थी बेटा जसविंदर संघेरा ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अवार्ड मिल चुके हैं इस बुक के लिए भी और इस पर्सनालिटी को भी बहुत सारे लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बेटा, ठीक है। डी डे इज अ डे व्हेन, ये डी डे किसको बोलते हैं? लगा ना आपको इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि डी डे किसे बोलते होंगे। सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि डी डे किसे बोलते हैं। तो डी डे, डी मतलब सिर्फ डे, डी का मतलब क्या है? डे। लेकिन ये कोई भी, ये आर्मी का, स्पेशली यूएसए, अमेरिका की आर्मी जब भी कहीं पे कोई इन्वेजन करना होता था उसको, ठीक है ना, कहीं पे जाना है उसको, इन्वेजन करना है वहां पे जाके, या तो कहीं पे अटैक करना है, स्पेशल है, और वो स्पेशल है,
तो उसके लिए वो कोड यूज करती थी, एक कोड वर्ड यूज करती थी बेटा, जिसको वो डी डे बोलते थे। और डी डे बड़े सारे रहे होंगे, बट एक डे को स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन आर्मी ने एक स्पेशल इवेंट को डी डे बोला, और वो कौन सा था? दैट वाज द, आपका है यहाँ पे ऑप्शन सी, दैट इज Allied troops landed in Normandy. Normandy is a place in France. ठीक है, तो जो अलाइड पावर्स थी, अलाइड में आपको पता ना कौन कौन सी कंट्रीज थी? आपका यूएसएसआर, ठीक है, उसके बाद आपका फ्रांस, यूके, और साथ में आपका अमेरिका। एक तरफ आपकी एक्सेस पावर होती थी, एक्सेस पावर में आपकी 3 कंट्रीज थी, वन इज जापान, जर्मनी एंड इटली। ये मेन थे, बाकी तो चलो इनको सपोर्ट करने वाली अलग अलग नेशन जो है बच्चे वो होंगे ही होंगे। तो एलाइड ट्रूप्स ने बेटा जो था वो फ्रांस की एक सिटी का नाम है नॉर्मैंडी, ठीक है, वहां पे जाके जो था उन्होंने मतलब एक तरह से एक एक इन्वेजन किया, अटैक किया वहां से जर्मनी की पावर्स को, नाजी पावर जो थी उनको हटाने की। कौन सी डेट को? द डेट वाज 6 जून 1944, ठीक है, 1944 को वहां पे अटैक किया और फ्रांस को नाजी का जो वहां पे कैप्चर होता था उससे फ्री करवाया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, मुझे लगा कि बेटा ये आपको इस बार पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर जो एक्चुअली इसकी डेट है, क्यों आपको पूछा जा सकता है बेटा? वाई? बिकॉज आपको पता है इस टाइम एवरीथिंग इज गोइंग ऑन कंप्यूटर, आप क्लासेस ऑनलाइन लगाते हो, कोविड के टाइम में हर कुछ चीज जो है वो ऑनलाइन ही हुई है, इंटरनेट के थ्रू हुई है, तो कंप्यूटर लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज रूलिंग ओवर द पाकिस्तान एट द टाइम व्हेन बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट? है ना इंपॉर्टेंट। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ऐसे आपके मिसलिनियस क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अयूब खान भी नहीं थे, वो जुल्फिकार अली भुट्टो भी नहीं थे, जियाउल उल हक भी नहीं थे। द करेक्ट आंसर इज याह्या खान, ठीक है, या ये याह्या खान, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वेरी हो सकती है मेरे से। ही वॉज द जर्नल एंड द, मतलब जर्नल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी जर्नल थे, और 3rd प्रेसिडेंट थे किसके? पाकिस्तान के। जिस टाइम में बांग्लादेश जो था वो इंडिपेंडेंट नेशन बना था, और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे बेटा? दैट इज नूरुल आमीन, ठीक है, NURUL, नूरुल आमीन, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। तो आप देख लो बच्चे, ये ऐसे क्वेश्चन आपको कितने इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही इंडिया में कौन प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम, कौन हमारे आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में कौन कमांडर हुआ करते थे, कौन हेड हुआ करते थे, ये सब चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। थोड़ा अपनी दिमाग का होराइजन बड़ा करते हैं बेटा, समझ में आ गया? बड़ा करते हैं। बड़ा करने से क्या रहता है आपको कि आप ज्यादा चीजें आप ज्यादा सोचोगे, तो सोच पे सब कुछ डिपेंड है, थिंकिंग पे हर कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ द पार्लियामेंट? क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ऐसे हम कभी पढ़ते भी नहीं है कि मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको बोलते हैं। जर्मन पार्लियामेंट को बोलते हैं कि अमेरिकन को बोलते हैं, फ्रेंच को बोलते हैं कि ब्रिटेन को बोलते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट को? देन करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्यों बोलते हैं बेटा? बिकॉज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, जितने भी वर्ल्ड में गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, बेसिकली वो ब्रिटेन का ही अडॉप्ट करके रखा है, ठीक है। वो कौन सा सिस्टम है बेटा? वेस्टमिंस्टर, ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल है। कौन सा है? वेस्टमिंस्टर मॉडल, है ना। और ऐसा बोला जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये मॉडल है, और इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम जो है वो पार्लियामेंट ऑफ ऑल मदर, सॉरी, कॉल्ड एज द मदर ऑफ पार्लियामेंट, या मदर पार्लियामेंट ऑफ ऑल, जैसे भी क्या आप बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रॉयल सिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है आपको। which is known as the maximum city of India, garden city of India, Switzerland of India, Manchester of India, like this, है ना, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सारे इंपॉर्टेंट है। रॉयल सिटी मुझे इसलिए लगा बिकॉज समहाउ ये बहुत ही जनरल सा, मुझे एक डिफरेंट सा क्वेश्चन लगा, हो सकता है आपको आ जाए। तो जो रॉयल सिटी ऑफ इंडिया बेटा वो किसको बोलते हैं? हम पटियाला को बोलते हैं। पटियाला ही एक ऐसी सिटी है जिसके नाम के ऊपर ही बड़े सारे, पटियाला सलवार, पटियाला जुत्ती, आगे तो नहीं मैं बोलना चाहूंगी, पर इस तरह से कई सारी चीजें जो पटियाला के नाम पे ही पढ़ रखी हैं, ठीक है ना बेटा।
तो पटियाला को हम क्या बोलते हैं? रॉयल सिटी बोलते हैं। पटियाला को रॉयल सिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज बेटा पटियाला जो फाउंड हुआ था इन 1763 में, और इसको किया था एक सिद्धू जाट थे, ठीक है, एक सिद्धू जाट थे, उनका नाम होता था आला सिंह। क्या नाम होता था? आला सिंह, है ना। ये सिद्धू जाट थे। 1763 में उन्होंने पटियाला में रॉयल डायनेस्टी की नींव रखी थी, इसीलिए हम पटियाला को रॉयल सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वहां पे बड़े रॉयल रॉयल तो लोग हर जगह ही रहते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर किसे बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या विश्वेश्वरैया को, या राधा कांत को, ठीक है। तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया हु इज अ ग्रेट इंजीनियर। आपको पता ही है 15 सितंबर जो उनका बर्थ डेट है, उसको हम एज अ इंजीनियर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और उन्होंने ही ये आपका बोल सकते हो, आपकी जितनी भी आपकी ये इकोनॉमिक प्लानिंग है वो पूरा सेटअप किया था, तो इनको बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग की जगह मैं एक वर्ड यूज कर देती हूँ यहाँ पे, रिफॉर्म्स, तो आप क्या आंसर दोगे बेटा मेरे को कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कौन थे, आप मुझे नीचे चैट बॉक्स में आंसर लिखना। 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, तो हु इज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, उसका नाम बताना। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जिन्होंने लिबरलाइजेशन स्टार्ट करी थी बेटा 1991 में, ठीक है। ये जितनी भी आप आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हो, वो उसके बाद ही हमारे देश में आने, ग्लोबलाइजेशन में हम लोग एंटर कर गए थे। he was known as a father of economic reforms in India, है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोनों आपने याद रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बनता है बेटा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द आर्टिकल एसोसिएटेड विद द कंपल्सरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन बड़ा, वैसे आर्टिकल्स के ऊपर हमने क्लास में बहुत ज्यादा करा है कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे तो हम आर्टिकल के ऊपर, अगर आप लिखोगे नीचे चैट बॉक्स में मैम की आर्टिकल के एमसीक्यूज बना के दे दो, एक वीडियो बना दो, तो वी विल डू दैट ऑल्सो। ओके, इसका करेक्ट आंसर है बेटा आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है वो आपका डील करता है किसके साथ? कंपल्सरी एजुकेशन। इसमें क्या बोला जाता है बेटा? अप टू 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कंपल्सरी एजुकेशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो, जिसमें आपने देखा मिड डे मील है, बुक्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है, बच्चों को स्कूल तक लाया जाता है, सो दैट वो जो अटेंडेंस रेशो है, ठीक है ना, वो थोड़ी सी ग्रॉस अटेंडेंस रेशो थोड़ी सी बढ़ जाए, नेट अटेंडेंस रेशो बढ़ जाए, बच्चे स्कूल में जो है बेटा वो एंटर करें। समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना। और ये जो आपका कंपल्सरी एजुकेशन वाला जो एक्ट है, ये 2002 में, मतलब आर्टिकल 21A 2002 में ऐड किया गया था विद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कैसे बेटा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा वो क्या है कि कॉनियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, आप इसको के बोलो चाहे आप सी से बोलो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये मसल मूवमेंट के साथ रिलेटेड है। डस्ट इन रिलेशन टू इट्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड केमिकल्स लिविंग एट अ मॉलिक्यूलर लेवल। तो आपको क्या लगता है, फटाफट बताओ। वैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज बी। हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं उसकी स्टडी के साथ रिलेटेड है, और वो कैसे हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है ना। इस तरह से आपकी बड़ी सारी स्टडीज ऑफ जैसे सॉइल, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इस तरह के स्टडी के ना आप एक वो बना लेना डाटा कि ये इंपॉर्टेंट, आपको 100 तक या 50 तक रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने क्लास में कर रखी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे कि विच प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द कैंपेन नेम टेक अ ब्रेक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑब्वियस है कि मैक्सिमम कैंपेन जो लॉन्च किए जाते हैं बेटा वो जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, इस तरह के उससे किए जाते हैं, ठीक है। तो टेक अ ब्रेक कैंपेन किसने लॉन्च किया है? मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ। ये लॉन्च किया है बेटा आपके इंस्टाग्राम ने। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक फॉर हुम? टेक अ ब्रेक फॉर यूथ। किसके लिए? यूथ के लिए टेक अ ब्रेक, कि वेयर द यूथ इज गोइंग ऑलवेज स्पेंडिंग टाइम ऑन इंस्टाग्राम। किस पे टाइम स्पेंड करते हैं बेटा? इंस्टाग्राम के ऊपर मैक्सिमम टाइम जो है वो यूथ स्पेंड करता है।
इसी के साथ में ना एक पार्टनरशिप में 2 प्रोग्राम और शुरू करे गए हैं, ठीक है ना? ये टेक अ ब्रेक भी, ब्रेक लो फोन चलाने से। इसके साथ साथ में कौन से किए गए हैं? वी द यंग, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है? वी द यंग प्रोग्राम शुरू किया गया है और एक किया गया है ब्रेक जरूरी है, ठीक है ना? ब्रेक जरूरी है फॉर किस चीज के लिए ब्रेक जरूरी है? ब्रेक जरूरी है जितना टाइम हम ये अपने सोशल मीडिया पे इसके लिए जो है वो चलाते रहते हैं, ठीक है बेटा? तो ये हमने नियरली 20 क्वेश्चंस बच्चे आज हमने कवर किए, ठीक है? हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जिनके जिनके आने की पॉसिबिलिटी या उनके अराउंड जो क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं, उनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एमएनएस के पेपर में बहुत ज्यादा है, ठीक है? अगर आप ऐसे मेरे साथ अगले सेशंस में भी बने रहेंगे तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? इससे पहले कि मैं क्लास एंड करूं बेटा, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी 2 लाइंस बोलना चाहती हूँ, देख के बोलूंगी बिकॉज मेरे को याद नहीं है अभी ये, लेकिन है ये आप लोगों के लिए, ठीक है ना? दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो आप भी सिकंदर हो बेटा अपनी लाइफ की। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विजिट, revisit and revisit your syllabus and revisit your syllabus and revisit your syllabus is the only method, ठीक है? तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बेटा जय हिंद, टेक केयर, पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और खूब पढ़ो और पेपर क्लियर करो, ओके? टेक केयर एंड जय हिंद।